दुनिया में कई किस्म के कारोबार रहते हैं और खाने पीने की कोई जगह हो जो मनोरंजन के लिए लोग जाते हों, तो वहाँ आमतौर पर लोग सबसे खूबसूरत लोगों को, सबसे स्मार्ट लोगों को, सबसे बोलचाल में काबिल अच्छे लोगों को रखने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ आने वाले ग्राहकों को एक अच्छा तजुर्बा हो और वो दोबारा लौट कर आएँ। ऐसे में आज से करीब 10 साल पहले मुझको मेरे शहर में नुक्कड़ नाम की एक जगह शुरू होने का पता लगा। जब आया मैं तो मुझको थोड़ा सा अटपटा लगा। मुझको लगा कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, टेबल पर कुछ ला कर दे रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो टेबल पे रखे हुए कागज़ और पेंसिल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि मैं मेन्यू में से क्या चाहता हूँ। इसी तरीके से जब कोई सर्व करने के लिए आए तो भी मुझको थोड़ा सा अटपटा लगा। मुझको लगा कि क्या ये ट्रांसजेंडर है। तो काफ़ी देर तक ये अटपटा लगते रहा। उसके बाद जब मैंने पता लगाया तो मुझको मालूम हुआ कि नुक्कड़ को शुरू करने वाले प्रियंक पटेल, जिनके साथ मैं आज यहाँ पर हूँ, उन्होंने सोच समझकर एक मकसद से ऐसे लोगों को यहाँ पर काम पर रखा जिनकी अपनी ख़ास ज़रूरतें हैं, जिनको कोई डिसेबल कह सकते हैं, कोई स्पेशल नीड्स वाला कह सकते हैं, जिनको सुनने में तकलीफ़ थी, बोलने में तकलीफ़ थी, जो ट्रांसजेंडर थे, ऐसे ही लोगों को उन्होंने काम पर रखा था। तो नुक्कड़ को लेकर मेरी उत्सुकता बनी रही, लगातार बनी रही। बाद में नुक्कड़ खबरों में भी बहुत आया। ये पहला मौका नहीं है कि कोई प्रियंका से बात कर रहे हैं और इनको सम्मान भी तरह तरह के मिले इस तरह का एम्प्लॉयर होने की वजह से। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने के बजाय मैं सीधा प्रियंका से बात ही करता हूँ। प्रियंका, बहुत खुशी की बात है आपसे बात करना हो रहा है आज यहाँ। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। ये बतलाओ कि ये नुक्कड़ शुरू करने का सूझा कैसे, और जिस वक्त आपने ऐसा कोई सेटअप शुरू करने का सोचा कि जिसमें कैफ़े हो, जिसमें थोड़ा उठने बैठने के लिए, लोगों के बोलने के लिए कोई छोटा सा नाटक करने या एक डिस्कशन के लिए जगह हो, एक बुक शॉप भी हो, कुछ पेंटिंग की एग्जीबिशन की जगह हो, तो ये आपको अलग से सूझा ऐसा सेटअप, या उसके साथ ही ऐसी ज़रूरतों के लोगों को आप यहाँ रखेंगे, ये भी उसी वक्त सूझा? ये कैसे सूझा, ये दोनों चीज़ें कैसे सूझी? मैं आपको बिल्कुल इससे जुड़ी सारी कहानी बताना चाहूँगा। नुक्कड़ की शुरुआत लगभग 10 साल पहले, जैसा आपको बताया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब करने के लिए बाहर था। मैं दिल्ली, पुणे वगैरह में जॉब कर रहा था, और जैसा कि अमूमन होता है 4-5 साल नौकरी करने के बाद आपको एहसास होता है कि शायद ये वो जगह नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। अनसेटिस्फैक्शन आपको लग रहा है, मज़ा आपको नहीं आ रहा है। तो इवेंचुअली ऐसे ही किसी मौके से गुजरते हुए मुझे एक फेलोशिप के बारे में जानकारी मिली थी, जो यंगस्टर्स को हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में काम करने के मौके देने वाली थी। तो जब इस फेलोशिप से होकर मैं गुजरा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ख़ास तौर पे वो परिवार जिनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, या इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट से हैं, उनके परिवारों में अगर कभी कोई दिव्यांग बच्चा या कोई मेंटली चैलेंज बच्चा होता है, तो उस परिवार के लिए बहुत बर्डन हो जाता है, और वो परिवार उसको लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करने लगता है। और ये एहसास उस बच्चे को भी होता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियली किसी भी तरीके से। तो इन किस्म के चैलेंजेस को देखते हुए मुझे लगा कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, क्या रोज़गार के लिए आंदोलन किया जाए, क्या रोज़गार के लिए इन बच्चों के लिए किस किस तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं, या क्या मैं खुद वो एक ऐसी जगह तैयार करूं जहां पे एक प्रेरणादायी माहौल बन सके, जहां पे आने वाले लोगों को अच्छे खाने, अच्छे माहौल के अलावा एक ऐसी सीख मिल सके कि वो समझ सके कि वो सारा समुदाय जिसे उन्होंने हाशिए पे डाल के रखा हुआ है, जिसके बारे में सोचते हैं कि काबिल नहीं है, इन्हें कोई कैसे रोज़गार देगा, ये तो बेचारे लोग हैं, इन बेचारे लोगों को मेन स्ट्रीम करने का प्रयोग क्या किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा ख्याल था जिसके आसपास हम लोगों ने शुरुआत की 2013 में। 2013 में जब हमने नुक्कड़ शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था वो यहाँ तक आ पाएगा। एक बहुत ही मेरे लिए भी पहली शुरुआत थी। मेरे पास बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का लड़का, जिसके पास रायपुर भी अपने आप में एक नया शहर था, क्योंकि मैं हूँ यहाँ से नहीं, मैं नरसिंहपुर ज़िले से आता हूँ।
तो वहाँ नुक्कड़ जैसे किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करना, उसको सहजता से लोगों के बीच में स्वीकार करवाना, और इस कम्युनिटी के जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने जब शुरुआत की थी तो डेफ कम्युनिटी के बच्चों को हमने हायर किया था। तो साइन लैंग्वेज सीखना उनसे कम्युनिकेट करने के लिए और उस माहौल को इतना सहज बनाना कि गेस्ट को किसी किस्म के चैलेंजेस ना हो, तो इस पूरे मुद्दे के साथ हमने काम शुरू किया था। क्रमशः पिछले 10 सालों हमने इसको लगातार इम्प्रोवाइज़ किया है। हाँ, तो प्रियंका आप बतला रहे थे कि ये फेलोशिप आपने कोई की, उस दौरान आपने कुछ देखा और आपको सूझा, क्या था, कैसे सूझा ये? तो फेलोशिप का मेरा अनुभव यही था जी, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर रहा था तो मेरा ये अनुभव कहता था कि जिन भी इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट के परिवारों में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अमूमन दिव्यांग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, वो उस परिवार के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि परिवार को आर्थिक रूप से योगदान देने में अक्षम होते हैं, और ये इन्फीरियरिटी जो होती है उन बच्चों के अंदर भी प्रवेश कर जाती है कि वो परिवार को सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसे परिवार जो अपने बच्चों के लिए आशान्वित नहीं है कि क्या होगा उनके बच्चे का भविष्य, उनके लिए क्या किया जा सकता है। सेम वक्त पे मुझे जानकारी मिली, मिराकल कुरियर करके एक कंपनी है बॉम्बे में जो काम करती है। अच्छा। मिराकल कुरियर एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें अमूमन सारे डेफ बच्चे हैं जो काम करते हैं, डिलीवरी का सारा लॉजिस्टिक का काम करते हैं। तो मेरे 2 तजुर्बे थे। मुझे ये लगता था कि जनरली डिलीवरी कंपनी में आप कितना वक्त किसी बच्चे के साथ बिताएंगे, बमुश्किल 1 या 1.5 मिनट आपको पार्सल देगा और चला जाता है। तो स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थी, वो उतनी स्पेस वहाँ मिलती नहीं थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि जनरली कैफ़े जैसी जगह जहाँ पे होती हैं उन जगहों पे लोग अपने लेज़र टाइम के लिए जाते हैं, ज़्यादा वक्त बिताते हैं, स्पेस वैसी रहती है जहाँ आप कंफर्टेबल रहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये सारे जो मूक बधिर बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, इन लोगों को ऐसी सर्विस इंडस्ट्री में एंगेज किया जाए। तो अपने आप में एक अलग किस्म का प्रयोग था और मुझे अनुभव भी नहीं था कि कैसे ये होगा। तो भी मैंने सोचा कि हमारा एम्फेसिस इस बात में ज़्यादा है कि हम उस जगह को कितना वाइब और कितना एंगेजिंग बनाते हैं। हमारा फोकस डेफ बच्चों को दिखाने पे ना रहे कि भैया आप इन पे फोकस करें, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादातर फोकस आपके अच्छे एक्सपीरियंस के ऊपर जाए। तब पिटी के लिए राइट, ये चैरिटी नहीं थी, ये किसी किस्म की आपसे हम उदारता की उम्मीद नहीं कर रहे थे। एक जनरल कैफ़े था जहाँ हम चाहते थे आप आएँ अच्छा वक्त बिताने के लिए। तो समता कॉलोनी से 2013 में हमने अपने पहले कैफ़े की शुरुआत करी और वहाँ पर हमने 2 डेफ बच्चों को हायर किया। मैंने भी उनके साथ साइन लैंग्वेज सीखी क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी, वो भी एक नया चैलेंज था कम्युनिकेट करने के लिए। फिर हमने कुछ छोटे छोटे टूल्स बनाए कि कैसे कोई गेस्ट आने के बाद में इनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो पेन एंड पेपर का जो आपसे किस्सा है कि पेपर रख के आप उस पर कम्युनिकेट करते हैं, अपना ऑर्डर बताते हैं। कुछ हमने साइन लैंग्वेज के जैसे अलग अलग वहाँ पे टूल्स रखे थे कि आप अगर सीखना चाहें तो साइन लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। तो इन प्रयोगों के ज़रिए हमने धीरे धीरे देखा कि जनता, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस बात पे भी निर्भरता था कि रायपुर कैसे इस चीज़ को लेता है, क्योंकि बहुत हमें सहयोग चाहिए था रायपुर की जनता से। मेरा तो एक प्रयोग था और मुझे पता नहीं था कि किस दिशा में जाएगा, लेकिन उतने ही खुले दिल से, उतनी ही स्वीकारता के साथ में रायपुर ने इस चीज़ को अपनाया। हाँ बिल्कुल, लोगों ने अप्रिशिएट किया। जी। मैंने यहाँ बैठे हुए लोगों को कई बार देखा जी, और किसी को नाक भौं चढ़ाते हुए नहीं देखा। नहीं। किसी को मैंने हिकारत से, नीची नज़र से या नापसंद करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। और न मैंने किसी को अतिरिक्त हमदर्दी या अतिरिक्त सहानुभूति दिखाते हुए देखा। तो मुझको ये लगा कि लोग सीख रहे हैं साथ में इंटरेक्ट करना। और ये कहीं ना कहीं उद्देश्य भी था। मुझे लगता है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि लोग हमको इस बात के लिए सिंपैथी कर दें कि चलो ठीक है यार, आज ऑर्डर अच्छा नहीं आया लेकिन बच्चे इनके स्पेशलेबल काम करते इसलिए चलता है। नहीं, आप हमें जज कीजिए क्योंकि हम एक रेगुलर कैफ़े हैं। आप हमें जज कीजिए हमारी सर्विस, हमारे हाइजीन, हमारे स्टैंडर्ड को लेके। दीज किड्स जो आपको सर्व कर रहे हैं वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़, उसके लिए आपको परेशान, आप उनको कमिट कर सकते हैं भाई आपने डिले कर दिया सर्विस में, उनके जो गलतियाँ उसके लिए आप उनको कमिट चैलेंज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ओके। तो हमने इसी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को रेडी किया हुआ है और शुरू से ऐसा तैयार नहीं था। समता स्टोर अगर आपने देखा होगा बहुत छोटी जगह है, बमुश्किल 380 स्क्वायर फीट का कैंपस है और मेरा भी चूँकि बहुत पहला प्रयोग था तो हम भी सीख रहे थे कैसे किया जाएगा। समता में उस प्रयोग की सफलता के बाद में हमें एक तो हौसला मिला कि हम कर सकते हैं और लगातार फिर हमने इसको इम्प्रोवाइज़ किया। समता के बाद हम पंडरी स्टोर अपने ओपन किया हमने, पंडरी में हमने और डेफ कम्युनिटी के बच्चों को हायर किया। तो 2013 से 2015 तक हम एक ही कम्युनिटी के साथ काम करते रहे जो कि डेफ कम्युनिटी थी। 2 लोगों से शुरू करके हमारा जो टीम का स्ट्रेंथ था वो 8 लोगों तक पहुँचा, 8 डेफ बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। 2015 के बाद 2017 में हमने सोचा कि जब ऑलरेडी डेफ कम्युनिटी के साथ हम लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, समाज ने हमें स्वीकारा कि हम इस कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं, इन बच्चों के साथ में हमारा रिलेशन भी बेहतर हो चुके हैं, तो क्यों ना और इसको एक्सपांड किया जाए। तब हमने सोचा कि भिलाई में हम एक नया स्टोर डालेंगे जिसमें हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ प्रयोग करके देखते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें लगता था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक और ऐसी कम्युनिटी है जो भी मेन स्ट्रीम में नहीं, बहुत ज़्यादा साइडलाइंड है और बहुत सप्रेस्ड है। उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स आर बीइंग डिनाइड और कई तरीके के चैलेंजेस से वो गुजरते हैं। तो कैन दिस वर्क एज अ सोल्यूशन, कैन दिस वर्क एज अ रोल मॉडल फॉर देयर कॉम्प्रो, जो उनकी कम्युनिटी है। तो भिलाई में हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलकर पहला नुक्कड़ शुरू किया। जो अपने आप में नया प्रयोग था। उस वक्त वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रयोग था जिसमें ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम करने के लिए हमने कैफे में इंगेज किया था एज अ सर्विस मेंबर्स।
वो प्रयोग बहुत हिट हुआ, लोगों ने उसको बहुत सराहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे अंदर का जो डर था, जो झिझक थी कि पता नहीं लोग कैसे स्वीकारते हैं, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, आप जनरली यूज्ड टू नहीं है कि आपको एक ट्रांसजेंडर सडनली आके सर्विस दे और आपके जो प्रीनोशंस हैं ट्रांसजेंडर के बारे में वो अलग ही हैं। हम उनको केवल खुशी के मौके पे बस। नाचते गाते या ट्रेन में और चौराहों पे मांगते हुए देखने के आदी हैं। बहुत सकारात्मक आपके उनके साथ के अनुभव ना होने की वजह से आपकी धारणाएं बहुत मजबूत हैं उनके प्रति। तो जब हमने उस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था तो झिझक हमारे अंदर भी थी कि पता नहीं कैसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन पहले दिन से ही हमने इस चीज़ का असर देखा कि लोग कितना खुले दिल से इसे स्वीकार रहे हैं और सिर्फ स्वीकार नहीं रहे हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोग आते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए पहली बार था कि एक कंफर्टेबल एम्बियंस में किसी ट्रांसजेंडर से वो बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कभी ऐसी सेटिंग उनको नहीं मिल पाई। नहीं मिल हाँ, तो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वर्दी थी, मुझे लगा कि इस चीज़ ने बहुत असर डाला है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति लोगों की अवधारणाएं टूट रही थी, उनके प्रीनोशंस टूट रहे थे और साथ ही साथ एक ट्रांसजेंडर और एक जब एक सेम कैंपस में काम करते तो उनके अंदर भी एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं बेहतर होती हैं। तो एक प्रयोग के तौर पे बहुत पॉजिटिव दिशा में जाता हुआ देखा हमें और उसके लगातार हमने इस प्रैक्टिकल को लगातार किया है। हमने अलग अलग और कमिटीज़ एंगेज की, डेफ के बाद में ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर के बाद हमने इंटेलेक्चुअली चैलेंज जिन्हें डाउन सिंड्रोम कहते हैं उन एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना शुरू किया, द्वार्फ कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करना शुरू किया, ट्रैफिकिंग सर्वाइवर जो बच्चे हैं, जैसे जशपुर से हमारे पास कुछ बच्चे आई थे जो ट्रैफिकिंग की सर्वाइवर थी, उन्हें हमने इन्वाइट किया। तो ऐसे करके जो एक होलसम बुके जैसा हमने नुक्कड़ को बनाया था, इसमें हर वो कम्युनिटी जिसे अमूमन ये समाज हाशिए पे डाल देता है उसे हमने कोशिश की कि एक मेन स्ट्रीम में लाने की शुरुआत की जाए और वो प्रयोग लगातार लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि आफ्टर ऑल ये एक बिजनेस है, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, यू आर नॉट रनिंग अ चैरिटी। तो इस हालत में जब आप ऐसे लोगों को जिनकी स्पेशल नीड्स है या जो चैलेंज्ड हैं किसी तरह से या जो मिनिस्ट्री में नहीं थे, इन लोगों को रखने से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ क्या, फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन रहा क्या? नहीं, फाइनेंशियल बर्डन जैसा तो मुझे नहीं महसूस होता कि कैसे, मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में नुक्कड़ की ग्रोथ इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे नुक्कड़ को लगातार फाइनेंशियल सस्टेनेंस मिला है। ये बैरियर कभी नहीं था और हमने ना इसे कभी बैरियर की तरह कंसिडर किया है, क्योंकि हमने पूरा एम्फेसिस इस बात में डाला था कि हम इनकी स्किल्स कैसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, लाइक दे शैल बी इक्वली पैरेलल टू द एनी अदर सर्वर या एनी अदर वेटर जो किसी कम्युनिटी में काम करते हैं। और दूसरा, हमने कभी भी नुक्कड़ को एक सोशल एनजीओ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पोर्ट्रेट नहीं किया है। दिस हैज़ बीन ऑलवेज पोर्ट्रेट एज अ रेगुलर फंक्शनल कैफे जहाँ पे आप अच्छे वक्त के लिए आते हैं। तो नुक्कड़ का सस्टेंस पूरा का पूरा उस तरीके से रहा है। मुझे तो लगता है इनफैक्ट इस चीज़ ने हमें फ़ायदा ही पहुंचाया है, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी जो हमारे साथ में काम करती हैं उनकी स्किल्स, उनकी लॉयल्टी, उनके एम्बिशंस, उनका सपोर्ट सिस्टम इतना इंटरवीन है कि वो लोग बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं अपने आप को साबित करने का। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एब्सोल्युटली, वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिटमेंट का जो चैलेंज हमारी इंडस्ट्री लगातार महसूस करती है, आप कभी भी किसी होटल इंडस्ट्री के किसी मेंबर से बात करेंगे वो हमेशा इस चैलेंज से गो थ्रू होती है, यार स्टाफ नहीं रुकता है, लोग चले जाते हैं, लॉयल्टी नहीं दिखती है ह्यूमन पावर रिटेंशन हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि नुक्कड़ फॉर्चुनेट है कि 10 सालों में हमारे एट्रेशन इतना कम रहा है कि आज भी मेरे पास 10-10 साल पुराने एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने हमारे साथ नुक्कड़ के साथ शुरुआत की थी, आज भी हमारे साथ सस्टेन कर रहे हैं। तो जो लॉयल्टी और कंपेनियनशिप बनी हुई है, दैट्स अनपैरेलल्ड। और वो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को हमसे ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि कैसे उन लोगों को जिनको आप मानते हैं कि काम कर सकते हैं वो कितना बेहतर और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और आप किसी भी गेस्ट से, किसी भी कस्टमर से आप कभी सवाल पूछेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि सर्विस को लेकर कभी किसी ने कोई चैलेंज बताया हो कि नहीं यार हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे इनसे बातचीत करें, वो तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मैं तो अधिक से अधिक, बहुत ज़्यादा नहीं आया तो भी दर्जन भर बार मैं यहाँ आया हूँ और मैंने किसी कस्टमर को किसी तरह से परेशान होते या कंप्लेंट करते या नाराज़ होते नहीं देखा है। जो किसी रेगुलर रेस्तरां जो हैं, जिनको हम रेगुलर कह सकते हैं, उनमें भी ये परफेक्शन ऑफ सर्विस मुझको देखने नहीं मिलता, उनमें भी शिकायत होता कहीं है। ना कहीं आ जाती है। इस पे सर अलर्टली हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस बात को एक मौके के तौर पे ले ले कि यार देखो तुमने डेफ बच्चे रखे तो सर्विस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम के मैनेजमेंट का ये फोकस रहता है कि कैसे सर्विस को एफिशिएंट लगातार बनाया जाए। इसमें बच्चों की शैडो ट्रेनिंग होती रहती है, लगातार ये जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है गो थ्रू होते रहते हैं कि उनकी स्किल कैसे इम्प्रोवाइज हो जाए। और पूरे के पूरे ऑपरेशन को हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी किस्म से कस्टमर के एंड पे चैलेंजिंग ना बनाया जाए। एज ए कस्टमर आप जब भी नुक्कड़ विजिट कर रहे हैं आपको हमेशा बेहतर एक्सपीरियंस हो, इस बात की हमारी पूरी तैयारी रहती है। एक चीज़ मुझको ये बतलाओ, यहाँ आपने कई और तरह के सोशल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी रखी कि जैसे ऊपर एक हॉल बना है जिसमें छोटी सी मीटिंग हो जाती है, सवाल जवाब के सेशन हो जाते हैं। एक कश्मीर से एक कोई महिला आई थी, तो मैं भी उसको अटेंड करते हुए बैठा था वहाँ पे। वो एक बड़ा इनफॉर्मल सा अरेंजमेंट है
और मुझको उसमें बैठक में शामिल होने के लिए कुछ खाना पीना नहीं पड़ा, कोई यहाँ पेमेंट मुझको नहीं करना पड़ा। तो मुझको लग रहा है शायद वो ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कोई बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, आपको चाय कॉफ़ी पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो, शायद वैसा ही है। राइट राइट राइट। वो पेमेंट से नहीं जुड़ा नहीं हुआ बिल्कुल भी है। नहीं। और ऐसे नुक्कड़ के ढेरों और भी इनिशिएटिव्स हैं जो कहीं से भी पेमेंट ड्रिवन नहीं है। ऐसा। और इसके पीछे बड़ा लॉजिक ये है कि नुक्कड़ हमेशा अपने आप को एक कम्युनिटी स्पेस के तौर पे डेवलप करना चाहता है, सस्टेन करने के लिए। बिजनेस होने के बावजूद उतना जी। सोशल एस्पेक्ट इसमें है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और वो हमारे कोर में रहा है। मतलब नुक्कड़ अपने आप को सस्टेन करने के लिए रेगुलर फाइनेंसेस यहाँ से मैनेज करता है जो फूड वगैरह सर्व करने से आपको आते हैं। लेकिन एक अलग वर्टिकल हमारे जो कि सिर्फ एक इनिशिएटिव जो आपने देखा, उसके अलावा दर्जन भर पेंटिंग का एग्जीबिशन, उसकी मैंने तस्वीरें देखी, Right. या मैं फेसबुक पे सोशल मीडिया पे और भी जी देखते जी जी रहता हूँ। पोएटिक यहाँ वर्कशॉप का। होती रहती हैं, थेटिकल वर्कशॉप्स होती रहती हैं, एग्जिबिशन होते रहते हैं, और कई और हम अपने एंड पे कोलैबोरेट भी करते रहते हैं लोगों के साथ में। तो वो इंटेंट है नुक्कड़ का कि ये चीज़ें लगातार होती रहें। और लेकिन ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो जाता कि आप इतने सारे इनिशिएटिव कर रहे हैं और उतना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है? कभी ऐसा भी होता है कि उसको burden ज़्यादा हो सर जाए? हम अपने कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे काउंट करते हैं, क्योंकि नुक्कड़ अदरवाइज अपने आप को कभी भी मार्केट नहीं करता है। हाँ। आप कभी भी हमारा सोशल मीडिया ऐड नहीं देखेंगे, आप कभी भी हमारे पेपर में इश्तिहार नहीं देखेंगे, कभी आप हमारे होर्डिंग नहीं देखेंगे, बैनर नहीं देखेंगे। हाँ। आज तक पिछले 10 सालों में नुक्कड़ ने एक भी रुपए अतिरिक्त रूप से एक्सटर्नल प्रमोशन में एक्सपेंड नहीं किया है। ठीक। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनकी आप बात करें, कहीं ना कहीं हमारा कोलैबोरेशन है कि इसके जरिए लोग प्रमोट करते हैं। बहुत उस अच्छा जनता को। बोल रहे हैं आप। और ये कम होता है कि लोग इस तरह की मार्केटिंग सोचें जी 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 कि एक सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल इनिशिएटिव हो रहे हैं और वही वर्ड ऑफ माउथ से इसको बिजनेस दिला रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इज इट अ वाइबल बिजनेस? एब्सोल्युटली वाइबल एंड प्रॉफिट मेकिंग, नॉट जस्ट अ ऐसा। वाइबल, यस यस प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। अब मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जी जो तरह तरह से किसी किस्म की दिक्कत के शिकार हैं जी जी। कुदरत की वजह से, उनके परिवारों के बीच उनकी स्थिति सुधरी है ये काम करते हुए? ये मैंने इसको लेके सर एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मुझे लगता था कि एक महज सैलरी दे देना है, महज एम्प्लॉयबिलिटी दे देने से कहीं उनके परिवारों की राय आज क्या है, जो आज से 3 साल पहले जब तक ये बच्चे हमारे एम्प्लॉय नहीं थे तो क्या सोचते थे। और मैं स्टन्ड क्योंकि जिस किस्म का पॉजिटिव रिएक्शन मुझे उनकी फैमिलीज़ की तरफ से मिला। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दीनदयाल जो आज की डेट में हमारे यहाँ काउंटर मैनेज कर रहे हैं, जब दीनदयाल ने हमें ज्वाइन किया था तो दीनदयाल बहुत शाय, बड़ा इंट्रोवर्ट, बड़े अंडर कॉन्फिडेंट टाइप के यंग बच्चे थे। आज पिछले 5-7 सालों से आज हमारे साथ, आज ही इज़ अ मैरिड गाय, अपनी बाइक ओन करते हैं, घर का प्लान कर रहे हैं, घर परचेज़ किया जाएगा। तो ऐसे कई एम्प्लॉय जिन्होंने अपने घर परचेज़ किए हुए हैं, जिन्होंने व्हीकल लिए हुए हैं, शादियाँ की हुई हैं। तो मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी किस्म के पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट के लिए नुक्कड़ उसका एक जरिया हो सकता है। बिल्कुल। वो परिवार इस बात को बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं कि उनके बच्चों के भविष्य को लेकर आज वो सुनिश्चित हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे का एक सिक्योर भविष्य है। जो पहले उनको आनाकानी होती थी, पता नहीं रोजगार कहाँ से मिलेगा, पता नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे। और सिर्फ ये फाइनेंशियल सस्टेनेंस की बात नहीं सर, एक क्रेडिबिलिटी जो उस बच्चे के प्रति बनती है। आज मैंने कहा था कि नुक्कड़ अकेले एक एम्प्लॉयर बना हुआ है। आज की डेट में बच्चा अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी और कंपनी के लिए भी जाना चाहता है तो इतना काबिल है, इतनी एफिशिएंसी इसके अंदर बढ़ चुकी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अब इसको एज एन एम्प्लॉय के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड अगर नुक्कड़ बन सकता है ना, तो वो भी बना हुआ है। इस एम्प्लॉयमेंट के अलावा अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए जनरेट हो गई ऑलवेज, हैं। यस उनका यस स्किल यस, डेवलपमेंट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमने उनकी लैंग्वेज के ऊपर काम किया, हमने उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे काम किया है, और ये लगातार होता रहता है। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। और हमने ये कोशिश ज़रूर रखी कि नुक्कड़ ही सिर्फ वो एक जगह बन के ना रह जाए कि भाई हमारे यहाँ बस रोजगार है, आपके लिए और कहीं नहीं है। आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि कल के दिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी आपको ऑफर कर सके। ये किसी को स्लेव की तरह treat नहीं, ना बिल्कुल करे नहीं, बिल्कुल नहीं, कि हमारे यहाँ आ गए हो तब तुम यहीं और वो पे मजबूरी का सर फायदा भी नहीं कि आप चलो हम तो रोजगार दे रहे तो 6,000 5,000 दे दिया, तुम काम करते रहो सालों साल। तो वही तो जितने बेसिक पर्क्स होते हैं, चाहे उनकी सैलरी से लेके पीएफ ईएसआई वगैरह जो भी चीज़ें जो एक बेसिक स्टैंडर्ड माना जाता है, वो हमेशा उनके हिस्से आता है। और ये एजेंडा में रखा गया कि आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे रन नहीं करना कि आप ही चूंकि सर्वे सर्वा हो और आपके अलावा उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता तो आप मनमानी करें, वो बिल्कुल नहीं सोचा गया है। तो इनकी काबिलियत पे काम हो रहा है, इनके रेन्यूमरेशन के ऊपर काम होते रहते हैं, और लगातार कम्युनिटी हम इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं 5 कम्युनिटीज़ काम करते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमारे नई और कम्युनिटी इंगेज करने का प्लान है कि आप HIV पॉजिटिव लोगों के साथ काम करने का विजन है हमारा। जो बुजुर्ग जो वृद्धाश्रमों में रहते हैं उनके साथ हमारा काम करने का एजेंडा है। जो आउट ऑफ ट्रेड कमर्शियल सेक्स वर्कर हैं कि 40, 45 या 50 साल की उम्र के बाद में एक कमर्शियल सेक्स वर्कर क्या करती है, तो उन्हें भी री इंगेज करने का प्लान है। तो ऐसा हर वो तबका जो हम मानते हैं कि जिसे और मौके कहीं नहीं मिल रहे, उनके लिए हम दोबारा काम करना चाहते हैं। ये बतलाओ मुझको, जितनी अभी तक बातचीत हुई है ये बहुत ही एक खूबसूरत तस्वीर लग रही है। इसमें दिक्कतें कहाँ पे आई हैं? जैसे किसी ने कहा आपको ये क्या यार ट्रांसजेंडर लोगों को यहाँ हायर कर लिया, दोस्तों ने, भले कस्टमर्स ने ना कहा हो, जी जी।
दोस्तों ने कहा हो कि किस चक्कर में पड़े हो यार तुम, ऐसा मुझे तो आसपास के लोगों का ये तो मुझे reaction? तो मेरी फैमिली का सर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है इस पे, क्योंकि मेरा परिवार कभी भी डे वन से इसके फेवर में नहीं था कि मैं ऐसा कुछ प्रयोग करूं। पहला तो वो रेस्टोरेंट कैफ़े के मूड में नहीं थे, और दूसरा जब पता चला कि कैफ़े है और उसमें स्पेशल बल बच्चे काम करते तो और चैलेंज लगा उनको कि ये तो बहुत ही गलत कर रहा हो। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का जो पुणे दिल्ली में जॉब करता है, सडनली क्या फितूर पाल के ले आया है। हाँ, तो वो ज़रूर उनके अंदर झिझक थी, और मुझे शुरुआती दौर के उनके जब लगातार आपके खिलाफ कोई बात करे तो आपको एक बार को डाउट हो जाता है, यार सच में गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये सारा जो मिसट्रस्ट है, सारा जो आपके अंदर का डायलेमा है ना, ये उस दिन दूर हो जाता है जब आप इन बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ में लगातार काम करते देखते हैं, और आप जो आपके अराउंड एप्रिशिएशन ही एप्रिशिएशन है, जब लोग लगातार इस कम्युनिटी को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कम्युनिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है आने वाले चारों लोगों तरफ को से, कोई चारों दिक्कत तरफ नहीं से। लग रही हाँ। है, तो जो करीबी लोग ऑब्जेक्ट करते थे वो उनको दोबारा सोचना बिल्कुल, पड़ता मैं है आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। मेरे पिताजी हमने जब तीसरा स्टोर खोला था भिलाई में, तब पहली बार मेरे किसी नुक्कड़ को विजिट किए हैं। अच्छा। क्योंकि उनको शुरुआत में बहुत डाउट रहा कि ये चीज़ शायद सस्टेन नहीं करेगी, चलेगी नहीं, लेकिन आज लगभग 10 साल के बाद में जब वो लगातार सारी ग्रोथ देखते हैं, जब नेशनल अवार्ड मिला हुआ देखते हैं, तो उनको फाइनली प्राउड ऑफ होता है कि सही डिसीजन लिया था मैंने। ये नेशनल अवार्ड मिला तो ये क्या था? ये सर हमको 2021 का बेस्ट एम्प्लॉयर का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में काम करते हैं, उसका नेशनल अवार्ड का रिकॉग्निशन था। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से कुछ, और हम इस चीज़ को वैसा लेके भी नहीं चलते थे कि वहाँ तक पहुँच जाएंगी चीज़ें। लेकिन बहुत सकारात्मक, और जिस किस्म का, मुझे तो मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, जिस तरीके से हमारी टीम ने इसको सेलिब्रेट किया है, समाज ने तो जो हमें तारीफ़ें दी तो दी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था टीम के लिए, क्योंकि टीम के लगातार एफर्ट्स के बाद में जो चीज़ उनको हासिल हुई थी वो उनके लिए बहुत फिनोमिनल था। हाँ, जब अपने उनकी परिवारों को वो उनकी बताते हैं। कोशिश में कमी रह जाती मान लीजिए, तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी नहीं हुआ नहीं रहता। होता, नहीं होता, बिल्कुल सही तो बात। मेहनत तो उनकी भी थी बिल्कुल, बराबरी से। 100%। आपने एक मौका दिया, लेकिन मेहनत तो उन्होंने की, और पर्सनली चैलेंज्ड रहने के बाद भी बिल्कुल मेहनत की। बिल्कुल तो बिल्कुल, और ये लगातार बिल्कुल सही लगातार है। कर रहे हैं। इसलिए जब हम जब वो अवार्ड लेके लौटे थे, जिस किस्म का सेलिब्रेशन हमने देखा था, तो इनकी खुशी वो मैं पैरेलली बता नहीं सकता कि किससे कंपेयर कर सकते हैं। वो बहुत ही अनइमेजिनेबल थे। और उसके बाद के सारे अवार्ड जितने भी किस्म, चाहे वो NCPDP का हेलन केलर अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड्स हो, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स मिले हो, सब में टीम के अंदर वो एक मोरल अपलिफ्टमेंट जाता है कि यार चीज़ें उनकी रिकॉग्नाइज हो रही है, उनके एफर्ट्स की वैल्यूज़ की जा रही है। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा था, जितने तरह की बैठक ऊपर होती है, जी जिसमें लोग अलग अलग इश्यूज़ पे बात करते हैं, सवाल जवाब होते हैं। जी। आज का वक्त बहुत सेंसिटिव हो गया है। कभी ऐसी दिक्कत आई कि किसी एक सब्जेक्ट पे कोई वहाँ पे बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, और कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप ये इस सब्जेक्ट पे कैसे बात करवा सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है? यदा कदा तो होता रहता सर, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हर जगह हैं। और इनफैक्ट सिर्फ इवेंट्स की वजह से ही नहीं बोलूँगा, मैंने ऐसे कुछ एक रिव्यूज़ नुक्कड़ के बारे में पढ़े हुए हैं, जिसमें लोग जो नुक्कड़ विजिट करते हैं, अगर वो हमारी काउंटर के ऊपर कारवां मैगजीन रखी हुई देख रहे हैं, या अंदर चे गुवेरा की और अरुंधति राय की फ़ोटो देख ले रहे हैं, तो उस पर कमेंट करते हैं, लिख देते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली जगह है, या कम्युनिस्ट वालों का कैफ़े है, इस तरीके का। बट मेरा हमेशा से ये मानना है कि एक जगह को सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से, 3 चीज़ों की वजह से जज नहीं करना चाहिए आपको। और एक एक्सपीरियंस जब तक आपको ये इस बात में यकीन नहीं दिलाता कि एक एजेंडा से चल रहा है, तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। तो मैं कन्फ्रंट करता हूँ, ओपनली बातचीत करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें समझा पाऊँ कि होलसम एजेंडा क्या है नुक्कड़ का। नुक्कड़ का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सिर्फ एक होलसम एजेंडा है कि कैसे समाज बेहतर और इक्वल हो सकता है। तो किस तरह की चर्चा को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं लोग अभी तक? कोई खास सब्जेक्ट था जिस पे बातचीत लोगों को खटकी हो? मुझे लगता है जब भी हमने किसी किस्म की माइनॉरिटी, या कह सकते हैं जैसे LGBTQ राइट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, कि लेस्बियन, गेज एंड बाइसेक्सुअल के रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत चल रही है, या इनफैक्ट एक हमने इवेंट किया था कि अगर गांधी ना होते, तो गांधी पे होने वाली चर्चाओं पे भी कभी कभी लोग फिर सवाल उठाते हैं, भाई गांधी पे अगर आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो बाकी लोगों पे क्यों नहीं करते हैं, सावरकर पे चर्चा क्यों नहीं होती, इन सब पे चर्चा क्यों नहीं होती है। तो वही है, मतलब ऐसा कोई हम एजेंडा बेसिस पे नहीं चलते कि हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, बट लोगों के ऑब्जर्वेशन का तरीका हो जाता है, इस तरीके से लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। हालांकि कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन इस लेवल पे चला गया कि लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया और एकदम गेट पे आगे बातचीत करने के लिए, लेकिन हल्के स्तर पे वो जरूर हम देखते हैं कि अनईजीनेस है। ये सब्जेक्ट और स्पीकर इनको कौन तय करता है? ये तो सर म्यूचुअल होता है मेरे ख्याल से। कोई भी इवेंट जो हमारे यहाँ हो रहा है, एक कोई ना कोई इसकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या तो हम अगर कर रहे हैं खुद से तो हम अपने एंड पे आइडेंटिफाई करते हैं, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो उस इंडस्ट्री के हैं उन्हें हम लोग इनवाइट करते हैं। जैसे अगर थिएटर के परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं तो जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं हम उन्हें इन्वाइट करेंगे। अगर किसी भी बर्निंग इशू पे, जैसे हमने डिस्कशन गांधी जी के ऊपर किया हुआ है, तो गांधीवादी विचारक जितने हैं, गांधी के प्रति बोलने वाले, गांधी के विरोध में बोलने वाले, हर किस्म के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, ताकि बातचीत पैरेलल और बैलेंस हो सके। वन साइडेड
एकदम एजेंडा ड्रिवन कोई भी इनिशिएटिव हमारे यहाँ का नहीं रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कश्मीर इशू पे गीतांजलि बातचीत कर रही थी, तो साथ में बैठे हुए किशोर ने अगर बातचीत के अगेंस्ट कुछ कहा या उसके खिलाफ कुछ बातचीत करनी चाहिए, तो ये हर एक के लिए अपनी बात रखने का खुला प्लेटफॉर्म है। सबको ओपन उनके डिसीजन रखने की आज़ादी है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। मुझको याद है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था जी और मेरा बगल में ईटीवी में लाइव था। जी वो एक कमिटमेंट था, वो कुछ मिनट में चालू होने वाला था। तो मैं घड़ी देखते हुए आखिरी मिनट तक रहा कि यहाँ से 60 सेकंड में मैं बगल में ईटीवी पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से मैं गया था, तब तक मैं बैठा हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था। बहुत। और मुझे लगता है कि तो और दूसरे लोग कौन लोग तय करते हैं यहाँ पे डिस्कशन के सब्जेक्ट या होस्ट करना हो किसी को? तो अमूमन कोई भी ऐसी संस्था है जिसको लगता है वो इस जगह को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती है, वो हमें अप्रोच करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम इस तरीके का आयोजन करने वाले हैं। वो अपनी हमारा एक्चुअली उसमें कोई से नहीं कि आप किस किस्म के स्पीकर या गेस्ट को लाने वाले हैं, प्रोवाइडेड कि वो किसी भी किस्म के ऑफेंसिव कमिटमेंट की बातचीत नहीं हो रही। तो ओपन स्पेस सबके लिए है, कोई भी अपना एजेंडा, कोई भी अपना एक पैनल बना सकता है और डिस्कशन कर सकता है। अच्छा, तो उसके लिए चार्ज करते हैं आप उस जगह के अगर लिए? अगर एक सोशल मूवमेंट है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपका कोई टिकट इवेंट है, जैसे आपने उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए टिकट्स रखी हैं, तब उसका एक सर्टेन से या सर्टेन कमीशन हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक ठीक, यानी अगर उस मीटिंग के लिए कोई टिकट रख हाँ, रहे हैं, तब तो प्रॉफिट मीटिंग हो गया। बाकी फ्री ऑफ चार्ज, जैसे किसी एनजीओ को अपनी कोई मीटअप करनी है, किसी किस्म का आपको जनरल गेट टुगेदर करना है, तो उसके लिए अमूमन कोई चार्ज नहीं होता है। और जो आर्ट एग्जीबिशन वगैरह मुझको यहाँ फ़ोटो देखने मिली हैं पेंटिंग्स वगैरह की, तो वो कौन से कलाकार हैं, उसको कौन डिसाइड करता है? ये तो सर 2-3 स्तर पे, क्योंकि मैं शुरुआती दिनों में जब नुक्कड़ की शुरुआत कर रहा था, तो मैं भी कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी भटका था। मैं चाहता था कि जो यहाँ के एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनके साथ नुक्कड़ के अपने कुछ प्रोडक्ट्स रख सकता है या अपने प्रमोशन के लिए कर सकता है। लेकिन शुरुआत में मुझे रिजेक्शन ज़्यादा मिले, लोग बहुत विलिंगली रेडी नहीं होते थे। तो मैं वो इनिशियल स्ट्रगल को समझता हूँ कि कोई भी नया ब्रांड या कोई भी नए किस्म का आर्ट फॉर्म जब पनपना शुरू करता है, तो उसको जब तक सहयोग या सहारा ना मिले तो कितना बेचैन महसूस करता है। तो ऐसे सारे फर्स्ट टाइमर्स, ऐसे सारे आर्टिस्ट जिनको पहली स्पेस के तौर पे नुक्कड़ की ज़रूरत होती है, हम उनसे इनिशियली कोई चार्ज नहीं करते हैं। उनको ये स्पेस 7 से 10 दिन के लिए फ्री ऑफ प्रमोशन मिलती है। अच्छा, आप यहाँ पे किसी किस्म के छोटे आर्ट फॉर्म जैसे पीछे डिस्प्ले में लगे हैं वो आप देख सकते हैं। तो नए पहली बार के आर्टिस्ट हैं, पहली बार जिन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को किया हुआ, तो इनिशियल आर्टिस्ट जो अपनी इस जगह को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्री ऑफ चार्ज हम जगह उनको देते हैं। सिर्फ ये वाला नुक्कड़ नहीं, किसी भी स्टोर पर चाहे तो अपनी जगह को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्योंकि मैं वो चैलेंज समझता हूँ कि आपको अपने पैर जमाने के लिए, अपनी जगह स्थापित करने के लिए जो इनिशियल स्ट्रगल होता है, उसमें आपको किस किस्म का कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो नुक्कड़ हमेशा वैसी जगह के तौर पर अपने आप को रखता है कि आप कभी भी चाहें तो सहयोग ले सकते हैं। मैं टोटकों पे भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि आपके सेटअप जो हैं और आपकी कामयाबी जो है, इसको किसी की नज़र न लगे। तो मैं चूँकि भरोसा नहीं करता हूँ अंधविश्वास पे, इसलिए मैं ऐसा बोलने में माइंड नहीं कर रहा हूँ। मुझको बहुत कम देखने मिलता है ऐसा कि कोई व्यक्ति ऑफ बीट तरीके से अपनी मर्जी का ऐसा काम करना चाहे जिसमें सोशल कंसर्न को भी निभाना चाहे और वो कमर्शियली कामयाब भी हो। जी जी जी, ये थोड़ा असंभव, यानी इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। आई नो। इसीलिए मुझे लगता है कि नुक्कड़ का एज अ सोशल एंटरप्राइज मॉडल हम जब बोलते हैं कि अब बिजनेस विद एन इंटेंट, बिजनेस विद अ हार्ट, तो इसलिए नुक्कड़ की छवि मुझे लगता है कि एक बिजनेस तो है ही, बिजनेस के साथ में कोर में जो इसके चीज़ें हैं वो चीज़ इसका अपनी एक इंटेंट, अपनी प्योरिटी है, जो इसको आज तक 10 सालों से सस्टेन करते हुए ला रही है। किसी भी इनिशिएटिव को सपोर्ट करना, किसी भी आइडिया के लिए स्पेस बना के चलना, और मुझे लगता है कि वो लोगों ने समझा भी है। और ये शायद कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि नुक्कड़ रायपुर में था करके भी सफल हुआ है। रायपुर की जनता का वो खुले दिल से इसको स्वीकारना और सहयोग देना, क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियस था कि आप नुक्कड़ में एज अ गेस्ट आए। यहाँ पे तो वो चैलेंजेस कम है। जब हमने समता वाला स्टोर ओपन किया था, तो समता में आपको अपने शूज़ खोल के अंदर जाना पड़ता है, फ्लोर पे सिटिंग होती है, ऑर्डर लेने के लिए वो बच्चा आता है जो आपसे ऑर्डर लिखवा रहा है, आप कंफ्यूज होने कि यार ये सब क्या चल रहा है। तो आपके पास में पूरे रीजंस थे इस जगह पे दोबारा ना आने के, रिजेक्ट कर देने के। उसके बावजूद अगर आप लगातार आए, आपने उस जगह को अप्रिशिएट किया, आपने कनेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक रायपुर ने भी उस जगह को स्वीकारा है। तो जितनी मेहनत नुक्कड़ ने की, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत रायपुर के लोगों ने नुक्कड़ के साथ की। अब मुझको एक चीज़ बतलाओ प्रियंक, तुम अपने परिवार के इस ट्रेड के, इस बिजनेस के फर्स्ट जनरेशन के व्यक्ति हो, उम्र भी अभी बहुत कम है। आप आज से 20 साल 25 साल बाद अपने आप को क्या करते देखते हो, क्या करते सोचते हो? कि एक तो यह है कि ऐसे सेटअप के 200 आउटलेट खुल जाएं, कई स्टेट में खुल जाएं, वो हो सकता है, लेकिन इससे परे डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ डूइंग समथिंग स्पेशल
in 20 years? लॉट मैनी थिंग्स सर, ऐसा लॉट में नुक्कड़ के साथ तो मैं अपने एसोसिएशन को बहुत क्षणिक मानता हूँ। मैं मेरा जितना अटैचमेंट है उतना डिटैचमेंट भी इस ब्रांड के साथ में। अच्छा। क्योंकि जो कोर मैं लेके चल रहा हूँ, मेरा मानना है कि आने वाले 10 साल के अंदर नुक्कड़ वुड गो कोऑपरेटिव। अच्छा। नुक्कड़ वुड नॉट बी रनिंग एज अ सिंगल एंटरप्राइज, जिसको मैं ओन करता हूँ You don't करके। want to own it? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरे अंदर कोई वैसा एजेंडा नहीं है। जब भी मुझे लगेगा इनमें से कोई भी बच्चा काबिल है, पूरी टीम इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी है, तो इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव मॉडल में ज़्यादा जैसे कन्वर्ट coffee house चल रहा ICH है, के उस स्टाइल में। तरह से। एब्सोल्युटली एवरी पर्सन हु इज वर्किंग विद नुक्कड़ शुड बी ओनर ऑफ नुक्कड़। उस मॉडल पे मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। Wonderful. और Now you deserve to have a photograph of Che Guevara here. Now you are entitled to have it. राइट। तो वो एजेंडा में कभी इसको बिगर बहुत बड़े एम्पायर के तौर पे ग्रो करना या मल्टी चेन आउटलेट के तौर पे ग्रो करना नहीं रहा। जब तक मुझे लगता है कि नुक्कड़ की आत्मा में मुझे मज़ा आ रहा है, जब तक मुझे आने में अच्छा लगता है, एवरी सिंगल डे इफ माई बाइक स्टॉप्स एट नुक्कड़ एंड आई फील गुड एंटरिंग इन दिस प्रेमाइज, तब तक मैं नुक्कड़ को सस्टेन कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब नुक्कड़ में वो बात नहीं रह गई, अब इस जगह को नया कुछ देते मेरे साथ नहीं बन रहा, तो उस जगह को फिर मैं कोऑपरेटिव तौर पे ग्रो करता हुआ इस टीम के कंधों पे सौंप दूंगा। और ये सिर्फ नुक्कड़ के साथ की बात नहीं, हमारे कई और निर्माण यात्रा करके नुक्कड़ का एक ये भी इनिशिएटिव है। कुछ हफ्ते पहले फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने किया, जो दुनिया की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर भी थी, महिला थी। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बच्चा पैदा हुआ उनका, ऐसी वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया की। और उन्होंने खुद होकर काम छोड़ दिया, कहा कि मेरे आई डू नॉट हैव एनीथिंग मोर इन माई टैंक। तो खुद होकर उन्होंने काम छोड़ दिया। तो वो आज सुबह ही मैं पॉडकास्ट पे उस बारे में सुन रहा था, तो जो आप कह रहे हो तो उससे मुझको वो याद आ रहा है कि उन्होंने कहा कि अब मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं है, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, अब कुछ नहीं है मेरे पास इसमें और ये वही करने वही का। तो एज एन तो छोड़ एंटरप्राइज, दिया। बिल्कुल। तो इस एंटरप्राइज को अगर मुझे लगेगा मेरे पास और देने को कम चीज़ें हैं, तो यही टीम जो इस चीज़ को रन कर रही है, इसी को ओन करेगी और इसको आगे सस्टेन करेगी। मेरे पास और दीगर चीज़ें रहेंगी, जैसे एक मैं प्रयोग आपको बताता हूँ। निर्माण यात्रा करके हम लोग एक इनिशिएटिव रन करते हैं, हाँ। जिसमें हमारा मकसद छत्तीसगढ़ में जितने भी सोशल चेंज के मूवमेंट्स चल रहे हैं या जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएशन चल रहा है, उनके बारे में विजिट कराते हैं। तो हम अक्रॉस इंडिया से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और युवाओं को आमंत्रित करते हैं, और इन युवाओं को हम एक रोड ट्रिप पे लेके जाते हैं। अच्छा। साउथ छत्तीसगढ़ हम लोग बस्तर वगैरह का सारा एरिया एक्सप्लोर करके आए। नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में हम लोग जब जाते हैं तो अंबिकापुर, हसदेव वगैरह सारा रूट हम लोगों ने कवर किया है। तो इस इनिशिएटिव को ग्रो करते करते मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में एक स्पेस ऑफ लर्निंग, जिसको कह सकते हैं बहुत बड़े शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ का नालंदा, जहाँ पे वैल्यू सिस्टम, लाइफ लेसन सबकी बातचीत होती है, इनके अराउंड हम लोग बनाना चाहते हैं। तो मैं अपना भविष्य वैसे कुछ देखता हूँ कि दीगर और चीज़ों में कैसे दखल जा सकता है, किस तरीके से बड़े स्तर पे कम्युनिटी ग्रो कर सकती है। मैं देखता हूँ कि कल के दिन इन्हीं बच्चों को कैसे मैं एंटरप्रेन्योर बना सकता हूँ कि प्रियंक ही हर जगह नुक्कड़ ना चलाएगा। नुक्कड़ को चलाने वाले वो बच्चे जो आज के डेट में इसको अभी चला रहे हैं, कल के दिन अपना इंडिपेंडेंट स्टोर खोलते हैं जिसमें वो खुद ओन करते हैं उस जगह को। तो एक कम्युनिटी ड्रिवन आइडिया कैसे बड़े स्केल पे ग्रो कर सकता है, उस पर मेरा फोकस है ज़्यादा। लेकिन ये इंजीनियरिंग से तो ये इतनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ नहीं सकती। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो तो लोगों को सोशल कंसर्न से भी दूर कर देती है। तो ये सब सूझा कहाँ से, आपको कहाँ से आया है ये दिमाग में? मुझे लगता है अगर मैंने अपनी वो फेलोशिप नहीं की होती और अगर मैं उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान के अलग अलग गाँव में नहीं घूमा होता, अपना वक्त कम्युनिटी के साथ नहीं बिताया होता, वो चैलेंजेस महसूस नहीं किए होते कि एक गांव की कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना क्या होता है। आपको लगता है कि आप रोमांटिसाइज करते हैं गाँव को, कि आप गाँव जाएंगे, आते हुए गाय बैल आपको दिखेंगे, घर के छतों से उठता हुआ धुआं दिखेगा, बड़ा खूबसूरत माहौल दिखेगा। और ये सारा रोमांटिसिज्म जब आपका टूटता है, आपका ईगो शैटर होता है, आपकी प्राइड टूटती है, कई सिरों से आप नए स्तर बनना शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि नया जो पूरा विजुअलाइजेशन मैंने किया है ज़िंदगी को लेके, सब कुछ मुझे उस अनुभव के बाद आया, जब मैंने अपने सारे पुराने बैगेज छोड़े और नए स्तर पे जब मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया हिंदुस्तान को, तब वो लर्निंग आई मेरे तो पास। दैट फेलोशिप वाज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेट लर्निंग फॉर यू। एब्सोल्युटली, आई ओ एवरीथिंग। मैं हर बार इनफैक्ट उनके फाउंडर को मैं बात कहता भी हूँ कि हालांकि वो आगे किस तरीके से शेप की मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी हक मैं देना चाहता हूँ उसको देना चाहता हूँ। ये इट इज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। मैं इतनी बातचीत की उम्मीद करके नहीं आया था, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। आई हैड कम टू टॉक टू एक बिजनेसमैन जिसके सोशल कंसर्न है, जिसने कुछ किया है, लेकिन मैं ये आगे का जितना हिस्सा है, इट इज़ सो टोटली अनएक्सपेक्टेड टू मी। तो इट इज़ अ शेयर प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मैं चाहूँगा कि आप इनमें से हर चीज़ को पूरा कर सको, इसको कोऑपरेटिव सेटअप बना सको, लोगों को एक मूवमेंट चला सको जिसमें लोगों को सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस आप दिखा सको, तो ये सब कुछ कर सको। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिज़नेस में पैसा तो करीब करीब सभी बिजनेसमैन कमा सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन जो है ये कमाना बहुत कम हो पाता है। और
मैं चलते चलते बात ख़त्म करने के पहले ये बतला देना चाहता हूँ, हालांकि प्रियंक ने ये बात कही है, लेकिन मैं फिर भी साफ कर देना चाहता हूँ कि प्रियंक के किसी सेटअप का कोई इश्तहार हमको नहीं मिला है। हमने आज तक यहाँ एक कप चाय या कॉफ़ी भी मुफ्त में नहीं पी है। तो ये कोई प्रमोशनल बातचीत नहीं है, ये बिज़नेस की प्रमोशनल बातचीत नहीं है, ये खालिस ईमानदार बातचीत है एक ऐसे व्यक्ति से जिसके सामाजिक सरोकार से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ और लोग भी प्रभावित हैं। और अब तो सरकारों ने, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इनको रिकॉग्नाइज़ किया है और मुझको लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला आज हम यहाँ रोक रहे हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। शायद साल 2 साल बाद हम फिर पूछेंगे प्रियंक से कि और क्या किया भाई इतने दिनों में, कि केवल मालिक बने बैठे हो, कुछ और किया है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही अनोखी जगह है, बहुत अनोखी जगह है। आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ से कितना दूर है मुझको नहीं मालूम। आप यहाँ कुछ खर्च करने के हिसाब से नहीं, कुछ खाने पीने के हिसाब से नहीं, केवल देखने के हिसाब से कभी आके देखिए। मैं वैसे ही आया था, मैं रेस्तरां बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे जितना प्रभावित हुआ हूँ ऐसा किसी दूसरी जगह से नहीं हुआ हूँ। इसलिए मैं बात करने आया हूँ प्रियंक से। आपको मेरी पूरी शुभकामनाएं कि आप जितना जो सोच रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उसमें बहुत कामयाब हों। हम अगली बातचीत में फिर किसी से मिलेंगे किसी और जगह। ऐसी कोई खूबसूरत जगह मिलना आसान नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कोई दिलचस्प बातचीत हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।